दही वाली मंगम्मा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार, कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक हैं। उन्होंने कविता कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। आज हम श्रीनिवास जी की एक बहुत ही मशहूर कहानी दही वाली मंगम्मा की गहराई में उतरेंगे। अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो ये कर्नाटक की एक आम सी दही बेचने वाली की कहानी लगती है, लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर घर के अंदर चुपचाप चलने वाला सत्ता का, पावर का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल नजर आएगा। तो चलिए इस कहानी के आईने में झांक कर देखते हैं। ये सिर्फ मंगम्मा की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत औरतों की कहानी है जो अपनी पहचान के लिए, अपनी थोड़ी सी आज़ादी और सम्मान के लिए अपने ही घर की चार दीवारी में एक खामोश लड़ाई लड़ रही हैं। कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है मंगम्मा। वो अबलूर के पास एक गांव में रहती है और सोचिए, बरसों से उसकी जिंदगी का एक ही रूटीन है। रोज सुबह दही की मटकी सिर पे रखना, बेंगलुरु शहर जाना और गली गली घूमकर दही बेचना। पर मंगम्मा सिर्फ एक दही वाली नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जिसमें बहुत स्वाभिमान है, जो अकेले ही अपना घर चला रही है। और विडंबना देखिए, घर में बेटा है, बहू है, पोता है, लेकिन अपने दिल की बात कहने के लिए, अपना दर्द बांटने के लिए उसे एक बाहरी इंसान, एक ग्राहक जिसे वो माजी कहती है, उसका सहारा लेना पड़ता है। उन्हीं से वो कहती हैं कि पति के बिना औरत को कितना संभल कर रहना पड़ता है। मंगम्मा की ये जो शांत सी दिखने वाली जिंदगी है ना, इसमें एक तूफान आने वाला था। घर में एक ऐसी चिंगारी सुलगती है जो सब कुछ बदल देती है, और इस चिंगारी की वजह बनता है उसका पोता, जिसमें मंगम्मा की जान बसती थी। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब मंगम्मा अपनी बहू नंजम्मा को अपने पोते को पीटते हुए देख लेती है। बस एक दादी होने के नाते मंगम्मा से ये देखा नहीं जाता और वो उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है, और यहीं से घर के अंदर पावर की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। बहू का जवाब देखिए, कितना तीखा और सीधा था। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक तरह से घर पर अपने अधिकार का ऐलान था। बहू साफ साफ कह रही थी कि अब ये घर, ये पति और ये बच्चा सब उसके हैं। लेकिन मंगम्मा का दिल तो तब पूरी तरह टूट जाता है जब उसका अपना बेटा भी अपनी पत्नी का ही साथ देता है। सोचिए, एक माँ के लिए ये सुनना कि उसका बेटा अब उसका नहीं रहा, शायद इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता। बस इसी घटना के बाद मंगम्मा एक बड़ा फैसला करती है। वो कहती है कि उसी दोपहर से वो अपना खाना अलग बनाएगी, और इस एक फैसले से परिवार कागज पर तो नहीं, पर हकीकत में दो हिस्सों में बंट जाता है। यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। अब इस अलगाव का एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में शायद मंगम्मा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा नतीजा जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। देखिए, अब तक मंगम्मा दही बेचकर जो भी कमाती थी वो घर के खर्च के लिए बहू को दे देती थी, लेकिन अब जब वो अलग हो गई तो उसकी पूरी कमाई उसकी अपनी हो गई। जिंदगी में पहली बार उसके हाथ में असली आर्थिक शक्ति आई। और कहते हैं ना, जब इंसान के हाथ में पैसा आता है तो सालों से दबी हुई ख्वाहिशें भी जाग जाती हैं। शहर में सजी दजी औरतों को देखकर उसके मन में भी एक मखमल का ब्लाउज सिलवाने की इच्छा जागती है। और उसकी कीमत क्या थी? 8 रुपए। अब ये 8 रुपए आज के ज़माने में शायद कुछ भी ना लगें, लेकिन उस समय मंगम्मा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो ब्लाउज सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो उसकी आर्थिक आज़ादी का प्रतीक था, उसकी अपनी मेहनत की कमाई का सबूत था, जिसे वो पहली बार अपनी किसी ख्वाहिश पर खर्च करने की हिम्मत कर रही थी। लेकिन कहानी हमें ये भी बताती है कि एक अकेली औरत के लिए ये आज़ादी कितनी खतरनाक भी हो सकती है। जैसे ही गांव में मंगम्मा के अकेलेपन और उसके पैसों की खबर फैली, कहानी में एक नया किरदार आ गया, रंगप्पा, गांव का एक आवारा और जुआरी किस्म का आदमी। एक दिन जब मंगम्मा अमराई के कुएं के पास से गुजर रही थी तो रंगप्पा ने उसका रास्ता रोक लिया। और वो सिर्फ रास्ता ही नहीं रोकता, बल्कि चूना मांगने के बहाने उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधे सीधे उससे पैसे उधार मांगता है। उस पल मंगम्मा को अपनी इज्जत और अपनी जमा पूंजी दोनों की चिंता सताने लगती है।
ये घटना एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि एक अकेली कमाने वाली औरत के लिए आज़ादी अक्सर एक दो-धारी तलवार की तरह होती है। जब तक मंगम्मा परिवार के साये में थी वो सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही उसने आर्थिक आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया, समाज के गिद्धों की नज़र उस पर पड़ गई। और इस घटना की खबर किसी ना किसी तरह मंगम्मा की बहू नंजम्मा तक भी पहुंच जाती है। और यहाँ से कहानी में बहू का एक बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला रूप सामने आता है। अब वो एक झगड़ालू औरत नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार के तौर पर उभरती है। नंजम्मा को तुरंत खतरे का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि अगर रंगप्पा ने उसकी सास को बहला फुसला लिया तो घर की सारी जमा पूंजी हाथ से निकल जाएगी। और वो ये भी जानती थी कि वो पैसा सिर्फ मंगम्मा का नहीं बल्कि पूरे परिवार का है, वो उसके बेटे का भविष्य है। तो अपने भविष्य को बचाने के लिए नंजम्मा एक कमाल की योजना बनाती है। वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, मंगम्मा का पोता। वो उसे सिखा पढ़ाकर दादी के पास भेज देती है। पोता एक पुल का काम करता है, जिसके जरिए नंजम्मा फिर से अपनी सास की जिंदगी में दाखिल होती है। और फिर वो मंगम्मा के बुढ़ापे, उसके डर और उसके अकेलेपन, इन सब का फायदा उठाती है। और फिर एक दिन नंजम्मा की ये पूरी बिसात अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां परिवार के अंदर पावर का समीकरण, सत्ता का बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। नंजम्मा मंगम्मा से बड़े प्यार से कहती है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप आराम कीजिए, अब से दही बेचने का काम मैं खुद करूंगी। वो इसे एक मदद की तरह पेश करती है, लेकिन ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी चाल होती है। और फिर आता है कहानी का सबसे ताकतवर, सबसे प्रतीकात्मक क्षण। नंजम्मा अपनी सास के सिर से वो दही की मटकी उतारती है। ये सिर्फ एक मिट्टी की मटकी नहीं है, ये घर की आर्थिक जिम्मेदारी है, ये घर की सत्ता का ताज है। इतने सालों तक मंगम्मा ने जिम्मेदारी को अपने सिर पर ढोया था, और अब बिना एक शब्द कहे घर की पूरी बागडोर बहू के हाथों में चली जाती है। ये एक तरह की खामोश क्रांति थी जो घर के आंगन में ही हो गई। तो आखिर में होता क्या है? बहू अपनी योजना में पूरी तरह कामयाब हो जाती है। परिवार फिर से एक हो जाता है। मंगम्मा को उसका प्यारा पोता वापस मिल जाता है और वो भी शायद इस जिम्मेदारी से मुक्त होकर राहत की सांस लेती है। लेकिन अब एक बात साफ थी, घर की नई मुखिया मंगम्मा नहीं बल्कि नंजम्मा थी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। नंजम्मा ने जो कुछ भी किया वो समझदारी थी या चालाकी? क्या परिवार को बचाने और जोड़ने के नाम पर चली गई हर चाल को सही ठहराया जा सकता है? इसका जवाब शायद हर घर और हर रिश्ते के लिए अलग